गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सोहन है और आज की जो क्लास है वो मैं JAIIB वालों के लिए बना रहा हूँ। जो लोग JAIIB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो JIB में एक सब्जेक्ट है AFM, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। ठीक है, उस सब्जेक्ट पे बेस्ड ये वीडियो है। इसमें चैप्टर है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उनको। सबसे पहले देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है ये समझेंगे, फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट्स कौन से होते हैं ये देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स एंड बैलेंसेज, ये एक मेथड होता है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें उसका। व्हाट आर द एन्युटीज, एन्युटीज के बारे में पढ़ेंगे, एन्युटीज कितने तरह की होती हैं और उनकी फिर हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। रीपेमेंट ऑफ डेब्ट देखेंगे, जब हमने किसी से लोन लिया है तो उसको जब हम रीपेमेंट करते हैं, वापस करते हैं, तो कैसे कैसे हम उसको कर सकते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे आज की वीडियो में हम देखेंगे कंसेप्ट्स, हम थ्योरी थ्योरी देखेंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखेंगे। और एक वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम न्यूमेरिकल्स को, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल्स को हम कैलकुलेटर पे देखेंगे ना, कैलकुलेटर पे हम उनको कैसे सिर्फ कैलकुलेटर से ही उसका आंसर निकाल सकते हैं, बाकी हमें बिना कॉपी पेन के यूज़ किए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट, नेक्स्ट में देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए। देखो क्या हुआ है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी। मैं अपने फ्रेंड के पास गया कि यार 1 लाख रुपए मुझे दे दो। वो अंदर गया, तिजोरी से 1 लाख रुपए लेके आया और मुझे पकड़ा दिए। मैं हो गया खुश, मैं हो गया खुश। ठीक है, अब क्या है, 2 साल बाद, आफ्टर 2 इयर्स, मैं वापस गया अपने दोस्त के पास, मेरे पास पैसे आ गए 1 लाख रुपए। मैं अपने दोस्त के पास 1 लाख रुपए लेकर वापस गया, मैंने उसको पैसे दिए, ये लो भाई पैसे वापस। ठीक है, उसने पैसे गिने, कितने, 1 लाख रुपए। जैसे ही उसके 1 लाख रुपए उसने काउंट किए, मैं वापस चलने लगा, उसने मेरा वहीं पे हाथ पकड़ लिया। उसने सुना, भाई रुक, इधर आ रुक। मैंने कहा हाँ भाई बताओ। कहता 1 लाख मैंने दिए थे और तुम 1 लाख ही मुझे वापस दे के जा रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बोला, मैंने बोला कैसे काम चलेगा। बोला सुन, कम से कम 12% पर ईयर के हिसाब से मैं इंटरेस्ट लूंगा। क्या करूंगा, तू 2 साल के लिए मेरे पास से पैसे लेके चला गया, मुझे 12% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट दे दो। अब जब मैं पहले पैसे लेके चला गया तो मैं तो बड़ी इसको दुआएं दे रहा था कि यार कितना अच्छा दोस्त है मेरा, कि 1 लाख रुपए ऐसे ही निकाल के दे दिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसने इंटरेस्ट के लिए मुझे पैसे दिए हैं। ठीक है, अच्छा तो बताओ कैलकुलेशन कैसे करूं इंटरेस्ट की। मैंने पूछा उससे, तो मेरे दोस्त ने बोला चलो तुम एक काम करो, 1 लाख का 12% निकालो, और 2 साल का है तो 2 से गुना कर दो। तो 1 लाख का 12% कितना हो गया, 12,000, और 2 से गुना कर दी, 24,000 रुपये। तो मेरे दोस्त ने बोला कि 24,000 रुपये और मेरी जेब में रखो। तो मैंने क्या किया, 1,24,000 रुपये उसको दे दिए। ठीक है, तो अब देखते हैं मैंने क्या किया है, इंटरेस्ट निकाला है।
अच्छा, अब मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ी कुछ पैसों की। अब मुझे कुछ पैसों की दोबारा ज़रूरत पड़ी। अब मैं फिर उसके पास गया। ठीक है। अब मैं दोबारा उसके पास गया। मैंने बोला भाई 1 लाख रुपए मुझे ज़रूरत है। मेरे दोस्त मुस्कुराने लगा मेरी तरफ देख के। अच्छा, फिर 1 लाख रुपए लेने आ गया। बोला ठीक है चलो दे दूंगा, ले जाओ। बोला ठीक है दे दूंगा, ले जाओ। उसने मुझे पैसे दिए। मैं खुश तो हूँ कि मुझे पैसे मिल गए। मैं खुश तो हूँ कि मुझे पैसे मिल गए। लेकिन मेरे मन में पिछली बार का व्यवहार भी है। मैंने बोला लेकिन भाई एक बात सुन, मुझे अभी बता दो कि ब्याज कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो तुम्हारा अब की बार ब्याज हो जाएगा। मैंने बोला देखो मेरे अब की बार तुम्हें 12% दिया था, लिया था ना तुमने। ठीक है मैं 12% दूंगा। और 2 साल के लिए लूंगा तो अब की बार मैं तुम्हें दूंगा 1,24,000 रुपये। यानी कि 12,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से मैं ब्याज दूंगा। तो 24,000 रुपये मेरा ब्याज हो जाएगा। तो मैं तुम्हें 1,24,000 रुपये दूंगा। अब मेरे दोस्त फिर मुस्कुराने लगा। बेटा ऐसे नहीं अब की बार कैलकुलेशन करनी है, अब की बार कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं बताता हूँ। उसने कहा कि पहले साल 1 लाख रुपए दिए। पहले साल 1 लाख रुपए दिए। हाँ ठीक है। तो 1 लाख का 12% के हिसाब से ब्याज लगाओ। 1 साल का कितने हो गए ब्याज? 12,000 रुपये। ठीक है। तो ये ब्याज तो मेरा हो गया ना, ये पैसे अब मेरे हैं, है ना। इनको क्या करो तुम, अब दूसरे साल का जो ब्याज दोगे 1 लाख रुपए में ये ब्याज भी जोड़ दो। 1,12,000 रुपये हो जाएंगे। अब इसका ब्याज लगाओ तुम 12%, और वो भी 1 साल का। तो जब हम 1,12,000 रुपये, 1,12,000 रुपये का 12% के हिसाब से ब्याज लगाएंगे 1 साल का, तो वो आ जाएगा 13,440। ठीक है। तो मेरे दोस्त ने बोला अब की बार तुम्हें मुझे जो पैसे देने हैं वो देने हैं 1,12,000। 1 लाख रुपए तो मेरा मूल देना है, प्लस 12,000 पहले साल का ब्याज देना है, प्लस दूसरे साल का जो ब्याज है 13,440 रुपया है। तो अब की बार मुझे टोटल जो अमाउंट दोगे तुम, वो दोगे 1,25,440 रुपये। ठीक है। उसने बोला ये क्या किया तुमने? मैंने बोला कि तुमने ये क्या किया, अब की बार पैसे ज्यादा कैसे आ गए, पिछली बार तो मैंने 1,24,000 रुपये दे दिए। उसने बोला कि जो 12,000 रुपये ब्याज लगा था पहले साल का, दूसरे साल में मैंने इस पर भी ब्याज लिया है। क्या क्या बोला? कि मैंने ब्याज पर भी ब्याज लिया है। अच्छा ठीक है। तो जो पहले बार मैंने किया था ये था सिंपल इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है PRT। ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI = PRT, जहाँ पे P का मतलब है प्रिंसिपल यानी कि जो पैसा उधार लिया, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T है टाइम। जैसे मान लिया मैंने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए, 10% के रेट से उधार लिए, 3 साल के लिए। तो 10,000 का 10% 1,000 गुना 3। तो 3 साल का ब्याज जो हो गया हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट 3,000 रुपये। ठीक है जी। अच्छा टोटल कितने देने होते हैं? जो टोटल देना होता है उसको बोलते हैं अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? मैं उसको P दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा। इसको मैंने बोला P, प्लस ब्याज दूंगा 3,000 रुपये। ये कैसे आया मेरा? PRT करने से आया। तो मेरा फॉर्मूला होता है A = P प्लस PRT, यानी कि P1 + RT। कई बार एग्जाम में ये फॉर्मूला भी लिखा आ जाता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब जो मैंने दूसरा तरीका बताया था जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, कंपाउंड इंटरेस्ट।
उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, ब्याज पर भी ब्याज निकालना होता है। तो उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है A = P 1 + R⁻T। वहाँ पे मेरा 1 लाख रुपए था। 1 + R कितना था मेरा, 12% था। तो 12% को लिखेंगे 0.12 प्लस 0.12 और की पावर टी 2 साल के लिए था। तो हो गया 1 लाख इंटू 1.12 की पावर 2। 1.12 की पावर 2 जो होती है वो होता है 1.2544। इसको जब 1 लाख से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2544 इंटू 10, 1 लाख, तो ये आ जाएगा 1,25,440 रुपये। ठीक है। अमाउंट तो यहाँ पे हमारा आया है अमाउंट। अगर हमें इसका ब्याज निकालना है केवल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 1,25,440 माइनस प्रिंसिपल कितना था हमारा, 1 लाख रुपए। तो 25,440 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमेशा मूलधन पर ही ब्याज लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है। हर साल मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे और उस पर अगले साल का ब्याज निकालते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें कंसेप्ट में छोटा सा एक एडिशन और है। उसमें क्या है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड। इंटरेस्ट कंपाउंडेड का मतलब होता है कि इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। कब, एनुअली जुड़ जाता है, कई बार हाफ ईयरली जुड़ता है, कई बार क्वार्टरली भी जुड़ जाता है, मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे होगा, जैसे कंपाउंड करा रहा होगा, उस हिसाब से हमारा रेट में चेंजेस होता है। मान लिया रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है पर एनम या ईयरली, ये सारी बातें एक ही हैं। और टाइम दिया हुआ है ईयर में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टाइम को अगर हमारा एनुअली है तो एनुअली जो दिया हुआ है उसी से हम कैलकुलेशन कर देंगे। लेकिन अगर हमारा बोला है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो उसमें क्या करते हैं हम, टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो रेट है उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली में क्या करेंगे, टाइम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट डिवाइडेड बाय 4। मंथली के लिए क्या करेंगे, टाइम में मल्टीप्लाई बाय 12 एंड रेट में डिवाइडेड बाय 12। जब वीकली होगा तो टाइम में मल्टीप्लाई बाय 52 एंड रेट में डिवाइडेड बाय 52। ये चेंजेस करके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है इसमें फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का है। देखिए, जब कोई हम लोन लेते हैं, लोन लेने के टाइम पे देखो, मैं जैसे बैंक गया, बैंक में मैंने लोन की डिमांड रखी, लोन मुझे 10 लाख रुपए का चाहिए। ठीक है। तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट का रेट होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। ठीक है। लोन लेने के टाइम पे अगर बैंक ने बोल दिया
कि इस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 10%। ठीक है। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि जब तक भी मैं अपना लोन रीपे ना कर दूं, पूरा लोन मैं वापस ना कर दूं, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रहेगा। ना तो वो घटेगा, है ना तो वो घटेगा और ना ही वो बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% ही रहेगा। ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक होता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है कि हमारे लोन का जो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसे एक बेस रेट से या एक बेंचमार्क जो बेंचमार्क रेट जो होता है, जैसे MCLR है ना, या बेस रेट है, उससे हम इसको लिंक कर देते हैं। जैसे आज मेरा बेंचमार्क रेट जो है, मान लिया 12% है, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 12% ही रहेगा। अगले क्वार्टर में इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए आरबीआई ने अगर बेंचमार्क रेट चेंज कर दिया, यानी कि आरबीआई ने बेंचमार्क रेट कर दिया 12.5%, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 12.5%। ठीक है। और 3 महीने बाद अगर ये रेट 11% कर दिया बेंचमार्क रेट, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 11%। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही ये बढ़ता घटता है, जैसे ही मेरा बेंचमार्क रेट बढ़ता है, तो बेंचमार्क रेट बढ़ता है, वैसे ही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जैसे ही मेरा बेंचमार्क रेट कम हुआ, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। तो इससे क्या होता है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से अगर बेंचमार्क रेट घट रहा है, तो मेरी जो ईएमआई होती है, जो मुझे किस्तें चुकानी होती हैं, वो वेरिएबल होती हैं, चेंज होती रहती हैं। अगर मेरा बेस रेट बढ़ेगा तो मेरी ईएमआई बढ़ जाएगी, बेस रेट घटेगा तो मेरी ईएमआई घट जाएगी। जबकि फिक्स में क्या था कि मेरी ईएमआई पूरे लोन के टेन्योर में सेम थी। यहाँ पे वेरिएबल है, चेंजिंग है। ठीक है। तो फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में यही हमें पढ़ना था बस। अच्छा, अब फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं? देखिए, मार्केट में कुछ चीजें चलती हैं, है ना। जैसे अगर मैं किसी साहूकार के पास पैसे लेने जाऊंगा उधारी, है ना, तो मैं 1 लाख रुपए अगर लेने जाता हूँ, ठीक है, और मैं लेने जा रहा हूँ 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए, मैं 1 लाख रुपए उधार लेने गया। वो कहता है कि भाई मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ब्याज लूंगा। ठीक है जी, दे देंगे। अब वो क्या करता है, अगर मैं 1 साल के लिए लेने गया, तो वो क्या करेगा, आज ही 1 लाख का 10% निकालेगा। कितना है? 10,000 रुपये। तो आज ही की तारीख में वो क्या करेगा, 1 लाख में लेने आया था, तो 1 लाख में से वो 1 साल का जो ब्याज है वो पहले ही माइनस कर लेगा, और वो मुझे कितने देगा? केवल 90,000 रुपये देगा। उसने क्या किया, 1 साल का जो ब्याज है उसने वो पहले ही काट लिया। तो जब ऐसा केस आएगा, तो उसको हम बोलेंगे फ्रंट एंड इंटरेस्ट, यानी कि हमने पहले ही ब्याज ले लिया है। अच्छा, बैक एंड इंटरेस्ट रेट क्या होता है? बैक एंड इंटरेस्ट ऐसे होता है कि मैं उसके पास 1 लाख रुपए लेने गया, उसने बोला 10% के रेट से दूंगा। ठीक है, दे देना जी। 1 साल के लिए मैं लेने गया हूँ, 1 साल के लिए लेने गया हूँ, तो मैं कब दूंगा उसको? साल के आखिर में पैसे दूंगा। तो वो क्या करता है, 1 लाख का 10% निकाला उसने 1 साल के लिए, तो कितना आ गया? 10,000 रुपये। अब वो क्या कहता है कि 1 साल के बाद तुम मुझे 1,10,000 रुपये दे देना। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा बैक एंड इंटरेस्ट रेट।
बैक एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट में ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। हमें ये जो फ्रंट एंड वाला होता है ये वाला महंगा पड़ जाता है, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम रहेगा तो ये वाला जो फ्रंट एंड होता है ये महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमें केवल 90,000 रुपये मिले हैं और यहाँ पे मुझे 1 लाख रुपए मिल गए थे। तो कौन सा अच्छा होता है? बैक एंड इंटरेस्ट रेट सही रहता है। अब देखो हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे करते हैं। मान लिया देखो किसी की ओडी है या ओसीसी है, ठीक है। तो उस पे एक महीने में कितना ब्याज लगेगा वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। देखो जो ओडी ओसीसी है वो कैसे चलती है। मान लिया 1 तारीख है, 1/1/2025 में बैलेंस जो है उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए है। 2/1/2025 में उसके अकाउंट में 10,000 रुपये जमा हो गए, तो ये हो गए 1,10,000 रुपये। फिर 10/1/2025 में उसके अकाउंट से 20,000 रुपये निकल गए, तो ये हो गए 90,000 रुपये। ऐसे ही हमारा ओसीसी अकाउंट चलता रहता है, कभी घटता रहता है कभी बढ़ता रहता है। तो जब मुझे इसमें 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालूंगा, सॉरी 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालूंगा। अब मैं देखूँ कितने दिन कितना बैलेंस रहा, है ना, ऐसे देखते हैं। तो मान लिया 10,000 रुपये बैलेंस था बैंक का, जो कस्टमर की तरफ ब्याज वो बैलेंस था वो 10,000 रुपये था, और वो 5 दिन 10,000 रुपये रहा। फिर 15,000 रुपये रहा 4 दिन, 12,000 रुपये रहा फिर 5 दिन। फिर अगले 7 दिन तक 10,000 रुपये यूज़ किए उसने बैंक के। अगले 4 दिन तक उसने 22,000 रुपये यूज़ किए, फिर उससे अगले 4 दिन तक 20,000 रुपये यूज़ किए, और फिर लास्ट डे उसने 18,000 रुपये यूज़ किया। ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लीकेशन। 10,000 × 5 50,000 हो गए, 60,000, 12 × 5 = 60,000, 70,000, और ये 88,000, और 80,000, और ये हो गया 18,000। अब इनको सबको टोटल कर लेते हैं। तो इन सबको टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000, 88,000 प्लस 80,000 प्लस 18,000, ये आ रहे हैं 4,26,000 रुपये। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन 4,26,000 रुपये को हम प्रिंसिपल लिखते हैं। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 15%। अब इसको हम एक दिन का मूलधन मान लेते हैं और उसको 365 से डिवाइड कर देते हैं। अब जो भी आंसर आएगा वो हमारा इस महीने का ब्याज आ जाएगा। तो 4,26,000 का 15% और बटे 365, तो जो हमारा ब्याज आ जाएगा इसका आ जाएगा 175 रुपये 7 पैसे। ठीक है जी। तो ये है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स बैलेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं, एन्युटीज देख लेते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर है ये, एन्युटीज। देखिए अब हम पढ़ते हैं एन्युटीज। एन्युटीज क्या होता है। देखिए मान लिया मैंने कोई लोन लिया है 10 लाख रुपए का, और इसे मुझे 3 4 5 6 7 8 9 10 साल में भरना है। ठीक है। अब पहले साल के अंत में मैं कुछ पैसे दूंगा एक्स, यहाँ पे भी कुछ पैसे दूंगा, 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 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी।
और ये सारा लोन मेरा विद इंटरेस्ट 10वें साल के अंत में आके वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं, मुझे पता है कि 5 साल के बाद मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, और उसके लिए मैं दो, 1 2 3 4 और 5, ये आज है, और ये भी आज का मेरा दिन है। 5 साल के बाद मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो फर्स्ट ईयर ये है, दूसरा साल ये है, तीसरा साल ये है, चौथा साल ये है, और आफ्टर 5 ईयर्स हम यहाँ पे आ गए। तो मैं हर साल अगर कुछ पैसा जमा करूंगा, मान लिया मैंने वाई जमा किया, यहाँ पे भी वाई जमा किया, यहाँ पे भी वाई जमा किया, और यहाँ पे भी वाई जमा किया, यहाँ पे भी वाई जमा किया। ठीक है। तो मुझे गाड़ी जो खरीदी थी 5 साल, मान लिया उसकी कीमत 15 लाख रुपए है। ठीक है। तो 15 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए मुझे हर साल कितने रुपए जमा करने हैं, मुझे हर साल कितने रुपए जमा करने हैं, जिससे कि ब्याज समेत ये पैसे, मुझे इन पे कुछ रिटर्न मिल रहा होगा ना, जो मैं हर साल जमा कर रहा हूँ। तो वो जो मैं हर साल जमा कर रहा हूँ प्लस इंटरेस्ट मिला के 15 लाख रुपए हो जाए 5वें साल में। तो ये जो अमाउंट मेरा बराबर बराबर हर साल जा रहा है, इसको हम एन्युटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं। अब एन्युटी दो तरह की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी, जिसमें टाइम पीरियड के बाद मुझे पैसे देने, जैसे 1 साल के बाद पैसे दिए, यहाँ पे मैंने 1 साल के बाद पैसे दिए। ठीक है, यहाँ पे 1 साल के बाद पैसे दिए, यहाँ पे 1 साल के बाद, फिर दूसरे साल के बाद, फिर तीसरे साल के बाद, फिर चौथे साल के बाद पैसे दिए मैंने। ठीक है। अब ये होती है हमारी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी इसको बोलते हैं। लेकिन अगर मुझे आज ही पैसे जमा करने पड़ जाएं, ये है आज 1 साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, और ये हो गया मेरा 5th ईयर। तो मैं कुछ पैसे आज ही जमा कर रहा हूँ, 5 किस्तों में जमा करने, तो आज पहली जमा करी है मैंने, ये पहली आज ही जमा कर दी है। X रुपये मैंने आज ही जमा कर दिए हैं। दूसरे X में ये जमा करूंगा। यानी कि जो टाइम पीरियड है, उसके स्टार्टिंग में अगर हमें पैसे देने पड़े, तो उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। ठीक है, उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। पहले साल के शुरुआत में ही मेरे पे ड्यू हो गई है, दूसरे साल के शुरुआत में ही ड्यू हो गई है, ये वाली तीसरे साल के शुरुआत में ड्यू हो गई, ये 4th ईयर के शुरुआत में ड्यू हो गई, और ये 5th ईयर के शुरुआत में ही ड्यू हो गई। तो बड़ा इजी है। अगर टाइम पीरियड के बाद में पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ऑर्डिनरी एन्युटी है। अगर टाइम पीरियड के शुरू होने पे ही पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो एन्युटी ड्यू है। ठीक है। अब हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। देखो, एक होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहती है, कि अगर कोई मुझे आज 100 रुपये दे रहा है, या आज से 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, वो मुझे 100 रुपये दे रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आज आपको 100 रुपये दूं, या मैं कहूँ चलो तुम आज नहीं, आज से 1 साल बाद 100 रुपये ले लेना, तो आप क्या लेना प्रेफर करोगे? जाहिर है सभी लोग आज ही लेना प्रेफर करेंगे, कि आज ही 100 रुपये दे दो। क्यों आज ही लेना क्यों करेंगे? भाई 1 साल बाद भी तो ले सकते हैं। 1 साल बाद वो कह तो रहा है कि मैं 1 साल के बाद ले लेना। नहीं, हम आज लेना प्रीफर करेंगे, क्योंकि हम आज ही इससे कुछ काम कर सकते हैं, या आज ही इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम कब लेना
चाहेंगे, आज ही लेना चाहेंगे। क्यों? क्या हम इसको 100 रुपये को, बहुत सारे काम हो सकते हैं, या तो मैं इसको आज ही कंज्यूम कर सकता हूँ, मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, मैंने आज ही खरीद ली, अगले साल हो सकता है वो महंगी हो जाए, है ना, तो वो लॉस हो जाएगा मेरा। अच्छा, दूसरा क्या कर सकता हूँ, इसको कहीं मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इन्वेस्ट करने से क्या होगा, मुझे रिटर्न मिलेगा। यानी कि अगर मैंने कहीं 10% पे भी इसको इन्वेस्ट किया, 10% पर एनम पे अगर मैं इसको इन्वेस्ट करता हूँ, तो 1 साल के बाद मुझे कितने मिलेंगे? आज मेरे पास 100 रुपये आ गए थे, 1 साल के बाद वो कितने हो जाएंगे? 110 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 110 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन वो तो क्या कह रहा था कि बस 1 साल बाद सिर्फ 100 रुपये लेने, तो 100 रुपये नहीं लूंगा मैं, आज ही मैं 100 रुपये आज ही लेना पसंद करूंगा, प्रेफर करूंगा। ठीक है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो 110 रुपये मुझे 1 साल बाद मिल रहे हैं, 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद जो मिल रहे हैं, 110 मिल रहे हैं। ये 100 थे, मैंने 100 लगाए थे, 1 साल के बाद मुझे 110 मिल रहे हैं। तो इस 110 रुपये की जो आज की वैल्यू है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। आज की वैल्यू। ठीक है। 1 साल बाद जो मुझे मिल रहे हैं पैसे, उसकी आज की जो वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, और ये जो 100 रुपये आज मुझे मेरे पास हैं, मैंने इनको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, 100 रुपये मेरे पास थे, मैंने इनको इन्वेस्ट कर दिया 1 ईयर के लिए, तो 1 साल के बाद ये 110 रुपये मुझे मिले। तो इस 1 साल के बाद ये जो 100 रुपये की वैल्यू ये हो गई है, इसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। कि 100 रुपये की 1 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ 10% इज 110 रुपये। ठीक है। देखो, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं? मान लिया मेरे पास 1 लाख रुपए आज हैं, मैं इनको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट कर देता हूँ, या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 5%। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि 1 लाख रुपए की 1 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, 1 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, और 1 लाख रुपए का ब्याज निकाल लेंगे, का 5%, 1 साल का निकालना है, तो हो जाएगा 5,000 रुपये। तो 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 1,05,000 रुपये। ठीक है। 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,05,000 रुपये। ठीक है जी, अभी हमने क्या निकाला है इसमें? 1 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू निकाली है 1 साल के बाद। ठीक है, 1,05,000 रुपये। ऐसे ही हम 2 साल के बाद निकाल सकते हैं, 3 साल बाद के बाद निकाल सकते हैं। अभी देखो, मैं इसकी 5 साल के बाद निकाल के दिखाता हूँ आपको। 1 लाख रुपए आज हैं, मुझे फ्यूचर वैल्यू चाहिए एट द रेट 5%, और कब? आफ्टर द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बाद मुझे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये है, एक मैंने टाइमलाइन बनानी है, ये आज है जीरो पीरियड, यानी कि आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, और ये 5 साल बाद। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है, आज मेरे पास 1 लाख रुपए यहाँ पे हैं, 5% इंटरेस्ट रेट पे मैंने डाले, तो यहाँ की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकलेगी? 1 लाख का 5%,
निकालेंगे और फिर उसमें 1 लाख जोड़ देंगे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 लाख गुना 1+5%। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 लाख 1+0.05। या ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लाख गुना 1.05। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, 1 लाख 1.05। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी 1 साल के बाद, इसकी वैल्यू हो गई ये। अब मुझे यहाँ पे निकालनी है वैल्यू। तो पहले यहाँ पे जो आया है ये, इसी में मैं दोबारा 1.05 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरी पूरी, ये 2 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही तीसरे साल की निकालनी है तो दोबारा 1.05 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+r टू द पावर n। जहाँ पे एफ वी तो हो गया फ्यूचर वैल्यू, पी वी हो गया प्रेजेंट वैल्यू, आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एन इज इक्वल टू टाइम। तो इसकी जो फ्यूचर वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1 लाख 1+r था 5%, तो इसको लेते हैं 0.05 और की पावर 5। तो 1 लाख गुना 1.05 की पावर 5। देखो अभी तो मैं इसको अभी कैलकुलेट करके मैं लिख देता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें मैं वीडियो कैलकुलेटर की ही वीडियो बना के दिखाऊंगा मैं आपको कि इसको हम कैसे बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई करके बिना लिखे सोल्व कर सकते हैं। 1.05 मल्टीप्लाई बाई 1.05 पॉइंट। तो इसको मल्टीप्लाई करके है 1.2763 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख रुपए। तो इसकी 5 साल के बाद जो फ्यूचर वैल्यू है, 5 साल के बाद जो फ्यूचर वैल्यू है वो आ गई हमारी 1,27,628 रुपये 16 पैसे। ठीक है, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। इसी फॉर्मूला से हम प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने 100 रुपये लगाए थे आज, मैंने 100 रुपये लगाए थे आज, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर वो 110 रुपये हो गए थे। तो यानी कि क्या हो गया था, 100 रुपये की वैल्यू कितनी हुई थी, फ्यूचर वैल्यू 110। ऐसे ही हम 110 की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूला से निकल जाती है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+r की पावर n। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था कि हमने सिर्फ 1 लाख रुपए आज जमा करे हैं। आज, आज है जीरो पीरियड यानी कि आज का टाइम। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद और 7 साल बाद, 8, 9 और 10, इतना टाइम हो गया। ठीक है भाई, इतना टाइम अगर हो गया है, उसके बाद अभी तो हमारा सिर्फ एक बार हमने पैसे जमा किए थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं हर साल जमा करूं, मैं महीने से निकाल लेता हूं अभी। अगर मैं हर महीने जमा कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने 1 लाख रुपए जमा किए, यहाँ पे भी 1 लाख जमा किए, यहाँ पे भी 1 लाख, 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 यहाँ पर भी 1 लाख, यहाँ पर भी 1 लाख रुपए जमा कर रहा हूँ और यहाँ पर भी 1 लाख रुपए जमा कर रहा हूँ और यहाँ पे भी 1 लाख रुपए जमा कर रहा हूँ। तो अब ये क्या होगा, जब मैं ऐसे बराबर बराबर अमाउंट हर महीने जमा करता हूँ तो इसको हम बोलते हैं एन्युटी। तो हम पूछेंगे कि इस 1 लाख रुपए की जो एन्युटी है, मैं हर
महीने जमा कर रहा हूँ और मैंने 10 महीने तक जमा करी, तो 10 महीने के बाद इस एन्युटी की कीमत कितनी हो जाएगी, है ना। इस एन्युटी की कीमत कितनी हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यही हमें निकालनी सीखनी है। ठीक है। तो ऐसे हमें एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालनी है, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है, इसके बारे में वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैलकुलेटर की वीडियो बना के मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको 1 मिनट में आप बड़े से बड़ा सवाल कर सकते हैं। ठीक है। तब तक आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं उन पर बेस्ड अपनी बुक में जो क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनको आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।